फौजी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। आवाम की नफरत, बेबस सिक्योरिटी एहलकार और इक़्तिदार के आखिरी लम्हात में हसीना वाजिद की जिद। पूरे बांग्लादेश से मुजाहिरीन, पुलिस और अवामी लीग के यूथ विंग के दरमियान झड़पों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थीं और हलाकतों की तादाद वक्त के साथ बढ़ रही थी। पुलिस और अवामी लीग यूथ विंग की जानिब से फायर की गई गोलियों से जख्मी होने वाले नौजवानों की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं और आवाम के गुस्से को मजीद उभार रही थीं। जब झड़पों की शिद्दत वाज़े होने लगी तो तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने वो किया जिसके लिए हुक्काम तैयार नहीं थे। उन्होंने ढाका की जानिब मार्च की कॉल दे दी। खुफिया इदारों की रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो रहा था कि तलबा के मुतालबात की लोगों में मकबूलियत बढ़ रही है और हजारों अफराद दारुल हुकूमत की जानिब मार्च करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो वो इंतहाई हलाकत खेज और खूनी साबित होगा। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वक़ारुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से दोबारा बात करने का फैसला किया। दोबारा इसलिए क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में बदअमनी और पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निमटने के लिए सिक्योरिटी हुक्काम को मुशावरत के लिए बुलाया तो वो उस वक्त ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि बतौर वज़ीर आज़म अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन इस इजलास के कुछ ही घंटे बाद वो लोगों की ताकत के सामने बेबस हो गईं और यकीनन उनकी इक़्तिदार से इस तेजी से बेदखली के बारे में कम ही लोगों ने पेशगोई की थी। शेख हसीना वाजिद के बेटे का कहना है कि आखिर में वो मानी भी तो अपने करीबी रिश्तेदारों की जानिब से मनाने पर, ना कि आला सिक्योरिटी अफसरान के मशवरों के बाइस। बहरहाल हसीना सही वक्त पर ये फैसला लेने में कामयाब हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनके निकलने के कुछ देर बाद ही हुजूम उनके घर में दाखिल हो चुका था। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम और पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान माहौल संजीदा था, लेकिन फौज के आला ओहदेदार इस हवाले से उनके साथ एक पेज पर नहीं थे। बांग्लादेश की सड़कों पर आम लोग और मुजाहिरीन फौजी एहलकारों के साथ घुलते मिलते दिखाई दिए। इस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सीनियर फौजी अफसरान को यह एहसास हुआ कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। फौज के आला अफसरान ने इजलास के दौरान हसीना वाजिद को बताया कि फौजी एहलकार आम शहरियों पर फायर नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस को बैकअप फराहम कर सकते हैं। सीनियर पुलिस चीफ्स ने भी ये शिकायत की कि उनके एहलकारों के पास अब गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन शेख हसीना उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कोई भी उनके मुंह पर इनके साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहता था। इस इजलास के बाद प्रेस सेक्रेटरी एक जारहाना बयान जारी करते हैं। उन्होंने मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहा और आवाम से आतिश ज़नों के खिलाफ मज़ाहमत करने की दरखास्त की। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को डर था कि बहुत जल्द मामलात खाना जंगी में बदल जाएंगे। बांग्लादेश के सीनियर हुक्काम कहते हैं कि शेख हसीना दोनों ऑप्शन खुले रखना चाहती थीं कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका के प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में वो मुल्क छोड़ने पर भी तैयार थीं। इसके बाद तीन सर्विसेज चीफ्स शेख हसीना से दोबारा मुलाकात करते हैं और उन्हें बड़ी शाइस्तगी से समझाते हैं कि जमीनी सूरत हाल हर बदलते लम्हे के साथ संगीन और जारहाना होती जा रही है और हजारों अफराद के मजमे का ढाका पहुंचने का इम्कान है।
आला फौजी अफसरान ने ये भी बावर करवा दिया कि हम आपकी रिहाइश गाह का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बना सकते। शेख हसीना ने अब भी उनके मशवरे पर कान नहीं धरे, लेकिन ढाका में मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि ताकत का मरकज तब्दील हो रहा है और ढाका में पुलिस अक्सर जगहों पर मौजूद नहीं और मुजाहिरीन को रोकने वाली मुतादिद रुकावटें खाली पड़ी हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अहम सखावत हुसैन कहते हैं कि हसीना वाजिद जिद पर अड़ी हुई थीं। ना वो इस्तीफा देना चाहती थीं और ना ही मुल्क छोड़ना चाहती थीं। इस संगीन सूरत हाल में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हसीना वाजिद को समझा सकें कि इस वक्त जमीनी सूरत हाल क्या है और सिक्योरिटी अहलकारों के लिए मजमे पर फायर करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी अहलकार भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। वो गांव देहात के रहने वाले होते हैं। वो कभी भी अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। फिर वो सुबह तुलू होती है कि जब लोगों की बड़ी तादाद ढाका की जानिब गामजन थी। जनरल जमान इस दौरान हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर मौजूद थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि सूरत हाल कितनी संगीन है। लोग कर्फ्यू तोड़कर बाहर निकल रहे हैं और तशद्दुद का आगाज हो चुका है। पुलिस को ढाका के मुताबिक इलाकों से हटाया जा रहा था और जनरल जमान ने उन्हें बताया कि वो हुजूम को गो नोभाबन यानी वजीर आजम की रिहाइश गाह में दाखिल होने से रोकने में ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाएंगे और मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपके पास ज्यादा से ज्यादा मजीद 1 घंटे का वक्त है। ये वो मौका था जब मुसल्लह अफराज के सरबराहान ने हसीना वाजिद के खानदान को कॉल करके उन्हें इस मामले में शामिल करने का फैसला किया। पुलिस और फौजी चीफ्स ने इसके बाद शेख हसीना वाजिद की बहन रेहाना सिद्दीक से बात करने का फैसला किया ताकि वो अपनी बड़ी बहन को मुल्क छोड़ने पर राजी कर सकें। बंगाली जबान के अखबार परथूम आलू के मुताबिक हुक्काम ने शेख रेहाना से दूसरे कमरे में मुशावरत की। उन्होंने उनसे शेख हसीना को सूरत हाल समझाने का कहा। शेख रेहाना ने जब अपनी बड़ी बहन को समझाया तो उस वक्त तक भी शेख हसीना इख्तिदार में मौजूद रहने के लिए पुरअज़्म थीं। आखिरकार शेख हसीना के बेटे सजीब और बेटी साइमा जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने शेख हसीना से बात करके इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अब मुल्क छोड़ देना चाहिए। खानदान की आपस में मुशावरत के दौरान आर्मी चीफ भी मौजूद थे जिनकी शादी शेख हसीना के खानदान में हुई थी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जो बताते हैं कि उनकी वालिदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फिक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने असरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में चले जाना चाहिए। और यही वो लम्हा था कि जब शेख हसीना जल्दबाजी के आलम में हेलीकॉप्टर में सवार होती हैं और हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाती हैं।